हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पहला वीडियो में बताया था कि मैं आरआरबी जेईई CN 3 2024 CBT 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस मैंने पहले डिस्कस कर लिया है फर्स्ट वीडियो में। आज मेरा सेकेंड वीडियो है। इसमें हम लोग चैप्टर 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का शुरू करेंगे, जो आरआरबी जेईई का सिलेबस दिया है। तो पहला सिलेबस हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। सेकेंड हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टेंस। फिर हमको है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, फिर वेरियस फैक्टर इफेक्टिंग देम, और नेक्स्ट इसमें है सिलेबस में हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, एनर्जी, करेंट एंड वोल्टेज एंड देयर यूनिट्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को शुरू करने से पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये दोनों में क्या अंतर है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज, करेंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में। जब इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लग रहा है तो उसको बोलेंगे, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई फोर्स यूज किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ये बेसिक डिफरेंस हमारा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। थोड़ा इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा एटम। इसमें देखिए कैसे ये काम करता है। ये क्या हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। एटम क्या होता है हमारा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। जैसे हो गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि मान के चलिए एक एटम लिए और इसके न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बगल, इसके साइड में क्या घूमता है हमारा? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जो आउटर सेल्स है। तो ये पी और एन, और इधर मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मान के चलिए इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। फिर बाहर वाला ऑर्बिट में देखेंगे इलेक्ट्रॉन। तो अगर n बराबर 1 है, मतलब n बराबर 1, ये सेल 1, तो n बराबर 1 रहेगा तो उसमें कितना रहेगा? एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो ये फार्मूला देख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इक्वल टू 2n स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा है। इसके बाद n का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। n का वैल्यू अगर 1 हो गया तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू 2 हो गया तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीक़ा से तो n का वैल्यू हम लोग रख रहे हैं। जैसे जैसे n का वैल्यू रख रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है इन ए सेल। कि मान के चलिए कोई हम लोग एक एग्जाम्पल एटम लिए हैं, उसमें न्यूक्लियस हो गया। ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और उसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो P हो गया मेरा प्रोटॉन, N हो गया न्यूट्रॉन, जैसे कि इधर हम देख सकते हैं, और N हो गया न्यूट्रॉन, और P पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो n का वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल 2n स्क्वायर होता है। n नंबर ऑफ सेल है। तो n का वैल्यू अगर पहला सेल ले लेंगे, अगर ये n का वैल्यू 1 ले लेंगे, सॉरी ये बड़ा हो गया n का 1, n का वो 2,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू 1 करेंगे तो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। फिर सेकेंड सेल जो है या सेकेंड ऑर्बिट, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 4 2 6 2 8, तो n बराबर 2 रखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीक़े से n का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखते हैं तो ये 2n² होता है, 2 इंटू n का वैल्यू 3 है, 3² तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया थर्ड ऑर्बिट में। फोर्थ ऑर्बिट या फिर फोर्थ सेल में 2 इंटू 4² 32 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो हमको मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल इन आउटर मोस्ट सेल और ऑर्बिट, ये हमको ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने ये n इक्वल टू 4 पे 32 इलेक्ट्रॉन देख लिया था। अब किसी भी ऑर्बिट में जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल इन आउटर मोस्ट सेल और ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट सेल में हमारा कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, कंडक्टर में क्या होता है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इंसुलेटर में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, और सेमीकंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। कि मान के चलिए अभी हम लोग एग्जांपल देखा था, ये न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसके बगल में इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके बगल में जो सेल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसके बाद मान के चलिए ये आउटर मोस्ट सेल है, तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है। अगर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा सेल में। अगर कंडक्टर का केस रहा तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट सेल में, इंसुलेटर रहा तो मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और सेमी कंडक्टर रहा तो ओनली 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और कंडक्टर में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट हमारा है एटम्स। एटम्स आर मेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबका चार्ज के बारे में हम लोग देखेंगे और उसका मास के बारे में भी देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। एटम्स आर मेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में जो हमारा है पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिसका वैल्यू होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर मास का बात करें तो इसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन में प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका वैल्यू होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम, और इसका मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। फिर न्यूट्रॉन का बात लेते हैं। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, नील होता है, और उसका मास होता है 1.675 × 10⁻27 kg। और मेरा जो है मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमको याद रखना है। और यहाँ जैसे देख रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। एक चीज़ आप लोग और जानते होंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन जो हमारा है 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमको भी याद रखना है। इसके बाद ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1/1840 ऑफ इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो मेन हमको ये याद रखना, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एक हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। और मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 AMU, और मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर यहाँ पे AMU होगा, ये भी AMU होगा, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1/1840 इंटू AMU लिखते हैं। तो आज का इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।